ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। नीति निपुण निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, मृत्यु चाहे आज ही हो जाए, चाहे एक युग के बाद, पर धीर पुरुष न्यायमार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। ये किसने कहा है? भर्तृहरि ने कहा है। कृत्रिम मेधा और संसाधनों की सीमा, और इस तरह के क्या है कि इसमें जनसत्ता में अच्छे आर्टिकल लिखा जाते हैं, अच्छे एडिटोरियल लिखे जाते हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। ये आप देखेंगे कृत्रिम मेधा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, और जिससे तेजी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कब्जा कर रही है, और उसमें सुविधाओं और चमत्कारों के साथ एक बुनियादी सवाल भी हमारे सामने रख दिया है। सवाल यह है कि इस तकनीकी उछाल को बनाए रखने के लिए बिजली कहां से आएगी। एआई अब किसी मोबाइल ऐप या फिर चैटबॉट तक सीमित नहीं रही, वह अस्पतालों में उपचार को समझने से लेकर समाधान में सहयोग दे रही है। दफ्तरों में निगरानी का यह औजार बन चुकी है, और यहां तक कि सरकारी नीतियों की दिशा तय करने में शामिल हो रही है। और स्थिति यह है कि आने वाले वर्षों में रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा की शक्ल बदलने वाले हैं। और मगर जिस स्मार्ट भविष्य का वादा किया जा रहा है, उसकी बुनियादी ऊर्जा पर टिकी है, आज वही सबसे कमजोर कड़ी बनती जा रही है। दरअसल एआई की असली ताकत बड़े बड़े डेटा सेंटर हैं, केंद्र हैं। ये ऐसे बिजली खोर कारखाने हैं जो 24 घंटे चलते हैं। इसके लिए हजारों कंप्यूटर लगातार गणना और उन्हें ठंडा रखने के लिए बेहिसाब पानी और बिजली चाहिए। आज एक बड़ा डेटा केंद्र उतनी बिजली खा जाता है जितना कि एक छोटा शहर। भारत में जहां बिजली और पानी पहले ही सीमित संसाधन है, यह दबाव और गंभीर हो जाता है। ये समस्याएं बताई जा रही हैं, चिंताएं बताई जा रही हैं। इसकी विडंबना यह है कि जिस एआई को भविष्य की हर समस्या का समाधान बताया जा रहा है, वह खुद पर्यावरण और ऊर्जा संकट को गहरा कर रहा है। ज्यादातर डेटा केंद्र आज भी कोयला, गैस और तेल से बनी बिजली पर चलते हैं। यानी एआई जितना स्मार्ट बन रहा है, उतना ही कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा रहा है। ऐसे में यह सवाल बिल्कुल जायज है कि क्या हम एक समस्या हल करने के प्रयास में दूसरी बड़ी समस्या तो नहीं पैदा कर रहे हैं। जब जमीन पर बड़े डेटा केंद्र, बिजली और पानी इस कदर गटकने लगे तो कई गंभीर सवाल उठे, और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने चौंकाने वाला एक विचार उछाल दिया और इन्हें धरती से हटाकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। दलील है कि वहां सूरज 24 घंटे चमकता है तो सोलर पैनल लगातार बिजली देंगे। ऐसे में ना मौसम की मार होगी और ना पानी की जरूरत। यह सारी परेशानियों का जादुई हल लगता है, लेकिन सच तो यह है कि यह समाधान नहीं बल्कि पलायन है। बड़ी कंपनियां इस दिशा में सोच रही है और इसरो भी इस पर अध्ययन कर रहा है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर, कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सवाल यह नहीं है कि डेटा केंद्र कहां रखें, बल्कि यह है कि बिजली की उनकी बेलगाम भूख को कौन रोकेगा। गूगल का प्रोजेक्ट सन कैचर इसी सोच पर आधारित है। अगर उपग्रहों को बेहद और सधे और समन्वित ढंग से एक समूह में चलाया जाए तो एआई से जुड़ा भारी गणनात्मक कार्य अंतरिक्ष में ही किया जा सकता है, और धरती तक केवल जरूरी नतीजे ही भेजे जाए। ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल पर हम सवाल पूछते हैं लेकिन गणना कहीं और होती है। मगर यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष का विकिरण कंप्यूटर चिप्स को नुकसान पहुंचा सकता है। मगर गूगल का दावा है कि उसकी एआई चिप्स ने अब तक के परीक्षणों में कहीं ज्यादा विकिरण झेली है, फिर भी उसने सही ढंग से काम किया है। हालांकि प्रयोगशाला की सफलता और हकीकत के बीच अब भी बड़ा फासला है। ये एक तरह से उपाय बताए जा रहे हैं। दरअसल डेटा केंद्र को हर समय देखभाल और मरम्मत चाहिए। धरती पर मशीन खराब हो जाए तो इंजीनियर जाकर ठीक कर देता है, लेकिन अंतरिक्ष में यह ना आसान होगा और ना सस्ता। एक बार मशीन ऊपर भेज दी गई तो उसे बदलना या फिर सुधारना बहुत महंगा पड़ेगा। और धरती पर मशीनों को ठंडा रखने की व्यवस्था की जाती है। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है, इसलिए वहां गर्मी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, जबकि सूरज की तेज गर्मी लगातार बढ़ती रहेगी। अंतरिक्ष में डेटा केंद्र तभी संभव होंगे जब उनकी कुल लागत, शोध और उपग्रह भेजने, खराब मशीनों को बदलने काम धरती पर बने केंद्रों से ज्यादा महंगी ना पड़े। और ऐसे प्रयोग हमेशा सफल नहीं होते हैं। और इससे आप देखते हैं कि पहले माइक्रोसॉफ्ट ने समुद्र के नीचे डेटा केंद्र बनाने का प्रयोग किया था ताकि ठंड की समस्या हल हो सके। शुरुआत में यह प्रयोग काफी उम्मीद जगाने वाला था, लेकिन अंत में कंपनी ने इसे छोड़ दिया।
और इससे यह साफ होता है कि हर नई तकनीक अंततः व्यवहारिक साबित हुई हो यह जरूरी नहीं है। कुछ साल पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि स्टारलिंक जैसे उपग्रह इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे पाएंगे। आज वे दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट दे रहे हैं। इसलिए अंतरिक्ष डेटा केंद्र के विचार को पूरी तरह नकारना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन सच तो यह है कि यह कोई समाधान नहीं बल्कि बचने का एक रास्ता है। असल सवाल यह नहीं है कि डेटा केंद्र बेतहाशा बढ़ क्यों रहे हैं। गांव कस्बों में लोग बिजली कटौती झेल रहे हैं, खेतों के लिए पानी नहीं मिल रहा है और शहरों में मशीनें 24 घंटे बिजली फूंक रही हैं। ऐसे में उन्हें आसमान में भेज देने से समस्या खत्म नहीं होगी और बस नज़र से ओझल हो जाएगी। और धरती पर पैदा की गई मुसीबत का जवाब अगर अंतरिक्ष में ढूंढा जाए तो यह तरक्की नहीं, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना ही कहलाएगा। और जब तक आप देखिए एआई ऊर्जा भूख को काबू में करने की ईमानदार कोशिश नहीं होगी, तब तक आप देखिए स्मार्ट भविष्य आम लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि एक और बोझ ही साबित होगा। और आज भी किसी मशीन को अंतरिक्ष में भेजना बेहद महंगा है। डेटा केंद्र कोई छोटा उपग्रह नहीं है बल्कि भारी और जटिल ढांचे होते हैं जिन्हें लगातार मरम्मत चाहिए और विकिरण और तापमान से बचाने के लिए अलग तकनीक चाहिए, यानी अरबों खरबों का निवेश। ऐसे में सवाल यह है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा, जनता, उपभोक्ता या सरकार? दूसरा बड़ा सवाल सुरक्षा का है। धरती पर सर्वर खराब हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, अंतरिक्ष में हर खराबी जोखिम बन जाती है और ऊपर पहले ही से ही मलबा भरा है। ऐसे में विशाल डेटा केंद्र भी टकराव का खतरा बनेंगे और फिर एक हादसे से पूरी दुनिया ठप हो सकती है। तीसरा और सबसे जरूरी सवाल आम आदमी का है। इससे उसकी बिजली सस्ती होगी या बिल और बढ़ेंगे? पर्यावरण बचेगा या अंतरिक्ष में भी कंपनियों की प्रयोगशाला बन जाएगा? डर यह है कि अंतरिक्ष में डेटा केंद्र का मतलब होगा कुछ गिने चुने हाथों में और जानदार ताकत और तथा आम लोगों से और दूरी। और असल सवाल यह नहीं है कि डेटा केंद्र अंतरिक्ष में बनाए जा सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम धरती पर गलत तकनीकी आदतें सुधारना चाहते हैं या नहीं। एआई को कम बिजली पर चलने वाला बनाना, बेहतर चिप विकसित करना और सौर पवन जैसी ऊर्जा अपनाना कहीं अधिक व्यवहारिक रास्ता है। एआई इंसान की बनाई तकनीक है जिसकी रफ्तार और सीमा तय करना हमारे ही हाथ में है। अगर हर नया मॉडल पहले से कई गुना अधिक बिजली मांगता है तो यह तरक्की नहीं, चेतावनी है। अंतरिक्ष में डेटा केंद्र का विचार इसी चेतावनी का संकेत है। संतुलन ना बना तो भविष्य महंगा और जोखिम भरा होगा। दरअसल एआई की तेज होती रफ्तार अब धरती की सीमाओं से टकराने लगी है। बिजली, पानी और पर्यावरण पर बढ़ता दबाव बड़ी तकनीकी कंपनियों को अंतरिक्ष की ओर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। अंतरिक्ष में डेटा केंद्र का विचार इसी बेचैनी की उपज है। यह तकनीकी कल्पना जितनी आकर्षक दिखती है उतने ही गहरे सवाल भी खड़ी करती है। लागत, सुरक्षा और नियंत्रण का असली चुनौती है कि एआई की बढ़ती ऊर्जा भूख पर लगाम कैसे लगे। और अगर तकनीक आम लोगों की जिंदगी आसान करने के बजाय संसाधनों पर बोझ बनने लगे तो दिशा पर फिर से सोचने की जरूरत है। ऐसे में भविष्य आसमान में नहीं है, समझदारी में छिपा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए। आप लोग, आपकी क्या राय है? उम्मीदों के परिंदे। सुबह का समय है, शहर पूरी तरह जगा नहीं है, लेकिन किसी अनदेखे पेड़ की ढाल से चहचहाहट बह रही है। क्या यह केवल पक्षियों की आवाज होगी या फिर ऐसा लगता है कि प्रकृति हमसे संवाद करना चाहती है? यकीन किया जा सकता है इस कोलाहल भरी दुनिया में, जहां हर क्षण शोर, सूचना और जल्दबाजी से भरा है, पक्षियों को सुनना, उन्हें निहारना एक मौन उत्सव है। आज का मनुष्य निरंतर दौड़ में है, उसे हर पल कहीं पहुंचना है। अंगुलियां मोबाइल की स्क्रीन पर फिसलती रहती हैं, आंखें नीली रोशनी में उलझी रहती हैं। और आप देखेंगे इसमें कि ऐसे समय में आकाश में फड़फड़ाते खग हमें ठहरना सिखाते हैं। पक्षी ना बीते कल का बोझ ढोते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। शायद सुनने में यह अजीब लगे, लेकिन पक्षियों को निहारना मानसिक तनाव को दूर करने में एक थेरेपी की तरह कार्य करता है। पक्षियों के क्रियाकलाप का अवलोकन कर एक सम्मोहन की तरह मन पर असर करता है। जब आंखें रंगीन पंखों पर ठहरती हैं, चिड़िया की छोटी सी फुदकन, उसकी गर्दन का हल्का सा झुकाव, दाने की तलाश में इधर उधर होती है, उसकी चंचल दृष्टि, ये सभी दृश्य मिलकर गहरे ध्यान का एक सहज रूप रचते हैं। और यह वह ध्यान है जिसमें कोई यम नियम नहीं, कोई आसन नहीं, कोई सांसों का अभ्यास नहीं, बस देखने की फुर्सत हो तो मन जैसे किसी पृथक लोक का वासी हो जाता है, जैसे मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई पुराना संबंध फिर से जाग उठा हो। उपनिषदों में एक सांकेतिक कहानी आती है और एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। नीचे की डाल पर बैठा पक्षी
मनुष्य फल खाते खाते ऊपर पहुंचता है और पाता है दूसरा पक्षी ईश्वर तो वह स्वयं ही है। यह जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध का प्रतीक है। यह कथा अपने आप में संपूर्ण है। यह जताने के लिए कि अपने अंदर के खक को टटोलना जाए और प्रकृति के खक से उसका संवाद स्थापित किया जाए। फिर देखा जा सकता है कि काया पलट हो ना हो, मन पलट अवश्य ही हो जाएगा। भारतीय परंपरा में पक्षी दूर रहने वाले पक्षी नहीं हैं, वे मित्र हैं। वे ऋतुओं के आगमन का संकेत देते हैं, हमारे संदेश पहुंचाते हैं, जटायु के रूप में रक्षा करते हैं, जोड़े के रूप में जब अमरनाथ की गुफा में चिर निवास करते हैं तो पूजे जाते हैं। लक्ष्मी का वाहन एक पक्षी है, पितर पक्षी के रूप में भोग लगाने आते हैं और राष्ट्रीय पक्षी भी हमारा मोर है। सैमुअल टेलर कॉलरिज द्वारा रचित द राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर एक वृद्ध नाविक की कहानी है जो बताता है कि कैसे उसने बिना वजह 100 पक्षी अल्बाट्रॉस को मार डाला। नाविक द्वारा पक्षी को मारने के बाद उसका जहाज दक्षिणी ध्रुव के बर्फीले इलाके में फंस जाता है जहां पीने लायक पानी उपलब्ध नहीं है। नाविक के साथी उसे दोषी मानकर उसके गले में मृत पक्षी लटका देते हैं। सभी साथी मर जाते हैं सिवाय नाविक के। नाविक को जीवन भर अपनी कहानी सुनाकर प्रायश्चित करने का श्राप मिलता है और नाविक को अपने कृत्य का एहसास होता है कि वह ईश्वर की सभी रचनाओं के प्रति प्रेम और सम्मान सीखता है। मानव और पक्षी के बीच के संबंध को बताने वाली इससे सुंदर कोई गाथा नहीं है। आज भी अगर आत्मशुद्धि की किसी थेरेपी में धन खर्च करने की सामर्थ्य न हो तो किसी भी पार्क या पक्षी विहार में चले जाना चाहिए। पक्षियों को निहारना धैर्य सिखाता है और उनकी चुहलबाजी हमें सम्मोहित कर लेती है और अंतःकरण की नकारात्मकता पिछालित होने लगती है। पंख फैलाकर नृत्य करते मयूर को देखकर किसी की ध्यान अवस्था सहज नहीं लग जाएगी। पक्षियों की चहचहाट में कोई उपदेश नहीं होता है, फिर भी वह बहुत कुछ सिखा जाती है। वह बताती है कि आनंद पाना जटिल प्रक्रिया नहीं है, मन का अच्छा होना किसी बड़ी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करता है। कभी कभी यह अनमोल अनुभूति बस डाल पर बैठे एक परिंदे के रूप में सामने आ जाती है। पक्षियों को निहारना हमें यह भी याद दिलाता है कि हम इस धरती के अकेले उपभोगी नहीं है। हम एक विशाल जीवन जाल का हिस्सा है जहाँ हर जीवन का अपना स्थान है, अपनी भूमिका है। यह अनुभूति मनुष्य के भीतर करुणा जगाती है, वह उसे विनम्र बताती है, उसे उसकी सीमाओं और जिम्मेदारियों का बोध कराती है। जब हम किसी छोटे से पक्षी के जीवन को ध्यान से देखते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी थोड़ा कोमल हो जाता है। आज जब अकेलापन एक आम अनुभव बनता जा रहा है तो पक्षियों के साथ यह मौन संगीत एक सहारा बन सकती है और वे हमारे दुख नहीं पूछते, हमारी सफलताओं से प्रभावित नहीं होते, फिर भी हमारे साथ होते हैं एक चिकित्सक की तरह। और इसके लिए किसी विशेष भारी भरकम तैयारी की आवश्यकता भी नहीं होती है। किसी पक्षी में बिहार में नहीं जाया जा सकता हो तो बस अपने कमरे की खिड़की खोल लेना चाहिए, बालकनी में खड़े हो जाना चाहिए, नदी के किसी पार्क में चले जाना चाहिए, छत पर कुछ देर रुक जाना चाहिए या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना चाहिए। संभव है कि वहीं कहीं किसी डाली पर बैठा किसी पत्ते के पीछे छिपा हमारा प्राकृतिक चिकित्सक आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। पहले आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी तो चिड़िया चहचहाती रहती थी, देखने को मिल जाती थी। आजकल आप देख रहे हैं कि सब गायब होती जा रही है। पर्यावरण का प्रभाव उस पर भी पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन का। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती है, देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। साझेदारी की राय। पिछले कई महीनों से अमेरिका की ओर से लागू शुल्क नीति के कारण जहां दुनिया भर में व्यापार युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही थी, वहीं भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश करने की थी। अब सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उससे यही लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच परस्पर हित पर आधारित एक समझौता आकार ले सकता है। ट्रंप ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिका भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है और जिसके तहत शुल्क को 50% से घटाकर 18% किया जाएगा। दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भी इसी तरह अमेरिका के खिलाफ अपनी शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। दोनों देशों की ओर से ऐसी घोषणाओं को शुल्क के मसले पर महीनों से जारी तनाव के बाद अमेरिका और भारत की नीतियों में अब एक बड़े बदलाव का सूचक माना जा रहा है। हालांकि यह साफ होना बाकी है, अभी बहुत कुछ आप देखिए सवाल खड़े हुए हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप घोषणाएं कर रहे हैं उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं।
तो हालांकि यह साफ होना बाकी है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अंतिम रूप तौर पर किस स्वरूप में सामने आता है और उसमें बनी सहमति कहां तक परस्पर हित सुनिश्चित करती है। मगर फिलहाल सामने आई खबरों के मुताबिक अमेरिका ने जिस तरह शुल्क में कमी करने की बात कही, उसके अमल में आने पर भारत को राहत मिल सकती है। दरअसल कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अमेरिकी नीतियों का असर पड़ना शुरू हो चुका है। इसके बावजूद भारत ने अमेरिका की ओर से जरूरत से ज्यादा सख्त शर्तों की वजह से समझौते के लिए सहमति देने को लेकर सावधानी बरती। इससे उपजी मुश्किल का विकल्प तलाशने की कोशिश जारी है। यही वजह है कि अमेरिका की ओर से शुल्क को 50% कर देने की घोषणा के बाद भी भारत ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी। यो ट्रंप ने दावा किया कि अब भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने, अमेरिका से कहीं अधिक मात्रा में तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से भी तेल खरीदने पर सहमति जताई है। लेकिन अभी भारत की तरफ से नहीं कहा गया कि हमने रूस से तेल खरीदने की शर्त रखी है, हमने मान ली है उनकी शर्त। हालांकि भारत रूस के बीच संबंध रहे हैं, जैसे संबंध रहे हैं उसके मद्देनजर यह देखने की बात होगी कि रूस से तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने के सवाल पर भारत क्या रुख अपनाता है। और इसके अलावा भारत अमेरिका व्यापार समझौते के किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाने का एक बड़ा कारण यह था कि भारत किसी क्षेत्र को पूरी तरह खोलने को लेकर राजी नहीं था। इस मसले पर देश भर में सवाल उठाए गए थे। अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि व्यापार समझौते के अंतिम रूप में भारत किसी जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या हासिल करता है। लेकिन किसानों की ओर से कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं और इस मसले पर आशंका ट्रंप के उस दावे से उपजी है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की ओर से काफी बड़े स्तर पर अमेरिकी उत्पाद खरीदने को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई। इसमें ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल हैं। अगर भारत कृषि क्षेत्र को भी खोलता है तो इससे यहां के किसानों के सामने चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसलिए भारत को अपने किसानों की इस फिक्र को ध्यान में रखना चाहिए। अगर रास्ते अमेरिकी उत्पाद भारत आए सस्ते तो देसी फसलों के दाम गिर सकते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कमजोर होगा और सबसे बड़ा नुकसान छोटे तथा सीमांत किसानों को होगा। एक और आपको बात बता दूं, अब आप देखिए हमारी विदेश नीति कौन, अमेरिका तो तय नहीं कर सकता है कि रूस से हम तेल ना खरीदें तब हमसे समझौता करेगा। ये तो गलत हो जाएगा ना। ईरान से व्यापार ना करें वरना आप देखते हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे। तो ये अभी बहुत कुछ साफ होना अभी बाकी है। और हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, हम लोग स्वतंत्र देश है। हमें अगर महाशक्ति बनना है, विकसित भारत बनना है तो अपने फैसले खुद लेना होगा ना। कोई व्यापार समझौता करेंगे तो अपने हित हमें देखना होगा ना। हम दूसरे के हितों पर, दूसरे की शर्तों पर समझौता नहीं कर सकते है ना। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, रूस है, ये वेनेजुएला यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। वेनेजुएला यूएसए है, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी, एक ग्रीनलैंड है। आपको मालूम है चाइना ईरान से और रूस से मनमाने दाम में तेल खरीद रहा है, सस्ते से सस्ते में खरीद रहा है, तो उसे बहुत फायदा हो रहा है आप देखेंगे। और हम लोगों ने पहले अमेरिका ने कहा ईरान से ना खरीदे तो हमने उससे बंद कर दिया। अब वो कह रहा है रूस से मत खरीदे तो हमने कम किया है, अभी बिल्कुल बंद तो नहीं किया है। निजता का हनन, आज के तकनीकी दौर में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हर किसी के लिए एक जरूरत बन गया है। ऐसे में डिजिटल सुविधाओं ने भले ही हमारे कई कार्यों को आसान बना दिया और सूचना के प्रवाह को तेज कर दिया, लेकिन आप देखिए इससे उपजे खतरों में निजता की रक्षा का मसला भी गंभीर है। अब ज्यादातर हाथों में स्मार्टफोन, मोबाइल है और इंटरनेट की सुलभता ने सोशल मीडिया तक पहुंच को आसान बना दिया। मगर डिजिटल साक्षरता के अभाव में बहुत कम लोग यह समझ रखते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए वे जो निजी जानकारी संबंधित मंच के साथ साझा करते हैं वह उनकी सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराई जा सकती है या उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसी तरह के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मेटा प्लेटफॉर्म इंक और व्हाट्सएप को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि कोई भी कंपनी या मंच निजी जानकारी साझा करने के नाम पर नागरिकों की निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। गौरतलब है कि आज एक मोबाइल नंबर लेने से लेकर बैंक में खाता खुलवाने तक हर जगह संबंधित व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी साझा करनी पड़ती है। कुछ मामलों में तो बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य है। अगर वह तीसरे पक्ष के हाथ लग जाए तो और भी कई तरह के जोखिम पैदा हो सकते हैं। यानी एक व्यक्ति की निजी जानकारी इतनी जगह चली जाती है कि वह तीसरे पक्ष के साथ कहां से साझा की गई है इसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया मंच पर भी यह जोखिम बना रहता है क्योंकि ज्यादातर उपयोगकर्ता उनके नियम शर्तों से अनभिज्ञ होते हैं। शीर्ष अदालत ने भी इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि गोपनीयता संबंधी शर्तें इतनी चालाकी से तैयार की जाती हैं कि आम व्यक्ति उन्हें समझ ही नहीं सकता। यह निजी जानकारी की चोरी करने का एक सभ्य तरीका है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित करने और गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निजी जानकारी की जरूरत की दलील दी जाती है, लेकिन निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।